So let's start the chapter number 12 from Garrett and Garrison. So till we have completed the cloning vectors. So in this session we will try to understand further. So virtually any DNA sequence can be cloned. ये क्वेश्चन पूछ रहा है Garrett and Garrison में. So yes, न्यूक्लियस है ना, क्लीव एट ए रिस्ट्रिक्शन साइट और लिनियराइज. अगर कोई चीज़ सर्कुलर है तो जब कोई न्यूक्लियस एक्ट करेंगे, जैसे रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एक्ट करेंगे तो कहीं काटेंगे तो क्या हो जाएगा, वो खुल जाएगा. दैट इज कॉल्ड द लीनियर फॉर्म. तो सर्कुलर फॉर्म से किसी भी चीज़ को प्लाज्मिड आर, अभी आपने पढ़ा कि प्लाज्मिड्स आर सर्कुलर बाय नेचर. सो इफ यू विल ट्रीट विद द इंडो न्यूक्लियस इट विल क्लीव इट. सो सर्कुलर प्लाज्मिड कन्वर्टेड इनटू द लीनियर फॉर्म. ओके, सो यहाँ पे उसी की बातचीत चल रही है. ठीक है. सो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आर हाइब्रिड डीएनए. ओके, so recombinant plasmid are a hybrid DNA molecule consist of plasmid DNA plus interest of your gene, that is called the gene of interest. ठीक है. such hybrid molecule are also called as chimeric construct और chimeric plasmid. ठीक है, समझ में आया किसको chimeric कहते हैं? वो टोटल वेक्टर with your insert called as chimeric plasmid, that is called recombinant plasmid. Okay. The term chimera is borrowed from mythology and refers to be the best composed of the body, head of the plant. Leave it. So ये सब चीज़ें हमारे लिए यहाँ पे कोई क्लोनिंग पर्पस को आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पर्पस के लिए सब कोई चीज़ जरूरी नहीं है. तो हम आगे बढ़ते हैं. ये देखिए एक वर्चुअल मैप दिखाया गया है आपको. इसमें सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दिखाए गए हैं, टेट्रासाइक्लिन मार्कर दिखाया हुआ है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिखाया हुआ है. आपने देखा यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि एक वेक्टर मैप में, क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए. तो एक ऑरिजिन है, एम्पेनिसिलिन रेजिस्टेंट मार्कर है, दूसरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट मार्कर है, एंड दिज ऑल जो तीन लेटर में लिखा है, दिज ऑल आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. अगर आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के क्लासेस में नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अगर हम उसको डिस्कस करेंगे तो इसमें हम ऐड ऑन कर देंगे. ठीक है. सो आई थिंक वी आर क्रिएटिंग ए प्ले लिस्ट. सो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. ठीक है. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ काइमेरिक प्लाज्मिड आप कैसे बनाएंगे. ठीक है. तो क्रिएशन ऑफ काइमेरिक प्लाज्मिड रिक्वायर्स द ज्वाइनिंग ऑफ द एंड ऑफ द फॉरेन डीएनए इंसर्ट टू द लिनियराइज्ड प्लाज्मिड. हम लोग करते क्या है, बेसिकली सर्कुलर प्लाज्मिड को काट करके लीनियर फॉर्म में बदल देते हैं और उस लीनियर फॉर्म में सॉरी क्या हो गया, लेट इट बी. यहाँ पे मैं बना नहीं पा रहा हूँ और चलिए ठीक है, आप यहाँ पे समझो इस चीज़ को. वेट फॉर अ मोमेंट. ओके. सो आप इस चीज़ को समझो कि अगर कोई ये है तो जब यहाँ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन साइड से आप कट करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा खुल जाएगा, लीनियर फॉर्म में बदल जाएगा. अब वहाँ पे आप क्या करोगे, अपना इंसर्ट को डालोगे, फिर उसे आप सील कर दोगे. सील करने के लिए एंजाइम कौन सा होता है, डीएनए लाइगेज. काटने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑलरेडी गिवन हियर, और इसके बारे में आप बेसिकली आप पढ़ सकते हो और हम भी कभी आए तो नए लेक्चर के साथ आपको बताएंगे. ठीक है. सो हियर यू कैन सी दिस. ओके. सो अब हम पढ़ना क्या चाहेंगे कि यहाँ पे आप ध्यान से देखो. Okay, sorry for the inconvenience. Okay, let's continue. So the interruption in the sugar phosphate backbone of the DNA then sealed with the DNA ligase to yield a covalently closed circular chimeric plasmid, है ना. So DNA ligase is an enzyme that covalently link 3' hydroxyl group and 5' phosphate group. ये चीज़ आप बिल्कुल याद करके रखिएगा कि डीएनए लाइगेज जोड़ता कैसे है. तो जोड़ता इस मैनर में है कि वो कोवैलेंटली ज्वाइन कराता है 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप को और 5' फॉस्फेट ग्रुप को दूसरे को. तो एक एंड इधर से एक एंड इधर से 3' टू 5' चलता है. तो क्या होगा, 5' टू 3', 3' टू 5'. तो जहां अपोजिट एंड आपस में दिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे. तो दिस इज कॉल्ड डीएनए लाइगेज. एंड डीएनए लाइगेज इज एज ए सीलिंग एंजाइम. वो क्या करता है, जोड़ता है. ठीक है. तो
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के काटने के भी पैटर्न दो तरह के, एक होते हैं ब्लंट इन लाइगेशन, एक होता है ओवरहैंग। तो ओवरहैंग ब्लंट इन लाइगेशन का मतलब क्या है कि आपका रिस्ट्रिक्शन साइट जो काट रहा है वो ब्लंट काट रहा है, समझ रहे? ब्लंट कहने का मतलब कुछ छोड़ नहीं रहा। जैसे ब्लंट काटने का मतलब क्या हुआ, कैसे समझाएं आपको कि सपोज दिस इज द डीएनए, सो यहाँ से बीच से कट कर दे तो दोनों बराबर बराबर कटा हुआ है, लेकिन जब कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है कि कटते हैं लेकिन ऐसे बाहर हैंगओवर निकला रहता है, तो हैंगओवर निकला रहेगा उसको कहते हैं हैंगओवर लाइगेशन, लेकिन इसको कहते हैं ब्लंट इन लाइगेशन, है ना। तो ब्लंट इन लाइगेशन इज एन अल्टरनेटिव मेथड टू जॉइनिंग द डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। सो इसके लिए जो डीएनए लाइगेज है वो बैक्टीरियोफाज से निकाला गया था, तो दैट इज कॉल्ड T4 डीएनए लाइगेज। T4 बैक्टीरियोफाज आप पढ़ सकते हो, ठीक है, जो कि लाइगेट करता है। ए ग्रेट नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ दिस ऑफ देम आर इमर्ज, फॉर एग्जांपल शॉर्ट डुप्लेक्स, है ना, दिस शॉर्ट डीएनए नोन एज द लिंकर्स, ये सब पढ़ लीजिए, पॉलीलिंकर्स, you know, so and so forth. So here you can see this is your circular plasmid, and then what you have done, you have treated with the eco R1. So eco R1 कैसा कट करता है, तो ओवरहैंग प्रोड्यूस करता है, ब्लंट इन लाइगेशन, ब्लंट इन नहीं डाइजेस्ट करता है। तो क्या हुआ, ये देखिए इसको कहते हैं ओवरहैंग। ये जो देख रहे हो इतना बाहर जो निकला हुआ सीक्वेंस आप देख रहे हो, इसको ओवरहैंग कहते हैं। अगर ब्लंट काटता तो सीधे सीधे काटता, ऐसे ऐसे, ब्लंट में मतलब कहीं जगह नहीं छूटेगा, तो ये ब्लंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइट है, ऐसे कट करता है, और ऐसे फिर आपस में फिर आपने इतना जो आपका डीएनए सीक्वेंस है ये आपका डिजायर्ड सीक्वेंस है, फिर यहाँ पे आप जोड़ोगे, फिर से आपका जुड़, समझ में आया। तो डीएनए लाइगेज कैसे काम किया, कैसे सील किया, है ना। तो सारे गैप सील हुए, पहले ये ऑलरेडी सिला हुआ था, आपने इसको काटा थ्रू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, देन व्हाट यू हैव डन, यू हैव ज्वाइन योर सेगमेंट इन दिस वेक्टर, एंड देन सीलिंग किससे हुआ, तो डीएनए लाइगेज से, डीएनए लाइगेज को जोड़ दिया, ओके। सो अगर मान लो ब्लंट इंड है, अब इसमें तो कुछ है नहीं, तो ब्लंट इंड डीएनए को कैसे लाइगेट करेंगे, तो ऐसे लाइगेट। अल्टीमेटली आपको ओवरहैंग प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, ठीक है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। प्रमोटर एंड डायरेक्शनल क्लोनिंग, है ना। डायरेक्शनल क्लोनिंग करने का मतलब क्या है, यू नो डीएनए हैव ए डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड 5 प्राइम to 3 प्राइम। तो पता चला कि आपने क्लोनिंग किया, आपके सब कुछ हो गया, पता चला उल्टा क्लोन हो गया, समझो तुम्हें क्लोन होता 5 प्राइम to 3 प्राइम, वेक्टर के साथ उल्टा जाके जुड़ गया, 3 प्राइम to 5 प्राइम तुम्हारी जीन की क्लोनिंग हो गई, अब क्या होगा, सत्यानाश हो गया भैया। तो इसलिए डायरेक्शनल क्लोनिंग इज प्रिफर्ड। आप देखते होंगे CSR में इससे क्वेश्चंस भी आते हैं कि डायरेक्शनल क्लोनिंग कैसे होता है और उसको कैसे चेक कर सकते हैं, और आई थिंक ऑलरेडी 2020 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो आपको डायरेक्शनल क्लोनिंग की जानकारी होनी चाहिए, है ना। सो नोट दैट द स्ट्रैटेजी डिस्कस्ड टू क्रिएट द हाइब्रिड दिस एंड दिस, सो नाउ द डीएनए मस्ट प्लेस डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रमोटर। जीन अगर होगा तो इसको हम डिस्कस करेंगे इन अ पर्टिकुलर क्लासेस कि प्रमोटर क्या होता है, जीन कहाँ पाया जाएगा। तो हमेशा जीन जो होता है वो किसी भी प्रमोटर के डाउनस्ट्रीम होता है, तो इसके अगर उल्टा बोलना होगा तो क्या कहोगे, ये प्रमोटर शुड बी ऑलवेज प्लेस्ड अपस्ट्रीम फ्रॉम द जीन। जीन के अपस्ट्रीम पे आपको मिलेगा क्या, कोई प्रमोटर, जिसे समझो यहाँ पे जीन है, जीन कैसे होगा, तो ATG होगा, ATG का फर्स्ट कोड तो जीन कोडिंग प्रोटीन होगा, तो ATG होगा, लास्ट में क्या होगा, TGA होगा, तो ATG to TGA क्या हुआ, एक जीन हुआ। जीन के ऊपर क्या हुआ, जो अपस्ट्रीम माइनस रीजन अपस्ट्रीम कहलाता है, तो अपस्ट्रीम में प्रमोटर होगा, यहाँ पे कह रहे हैं प्रमोटर, तो प्रमोटर के डाउनस्ट्रीम में क्या मिलेगा आपको, जीन मिलेगा। बात समझ में आई। अगर कोई जीन है तो जीन के अपस्ट्रीम में आपको प्रमोटर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड माइनस रीजन, और अगर कोई प्रमोटर दिया हुआ है तो प्रमोटर के डाउनस्ट्रीम में आपको जीन मिलेगा। प्रमोटर्स आर रेगुलेटरी फैक्टर्स फॉर द जीन। जीन को रेगुलेट करता कौन है, उसका प्रमोटर। तो हमें जीन की क्लोनिंग भी सीखनी है और प्रमोटर की भी क्लोनिंग सीखनी है। आने वाले क्लासेस में आपको जीन की क्लोनिंग भी बताएंगे और प्रमोटर की क्लोनिंग भी बताएंगे। और डायरेक्शनल क्लोनिंग इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जो प्लाज्मिड है, वेक्टर प्लाज्मिड जो है, और जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो, यानी ओरिएंटेशन will change, then there is no meaning of your cloning. Your all work and everything will be vanished. एक दूसरी बात और, ओरिएंटेशन तो है ही है, दूसरा मुद्दा जीन के साथ है। अगर आप जीन को क्लोन कर रहे हो तो मस्ट बी दैट शुड बी इन फ्रेम। मान लो कि
आप किसी न किसी चीज़ को प्लांट में या एनिमल में डालोगे, आप कंस्ट्रक्ट बना रहे हो तो डालोगे, तो जब डालोगे बेटा तो जैसे ही उसका फ्रेम शिफ्ट होगा, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कल्प्रिट मैं भी हूँ, मेरे साथ भी हुआ है, आई एम द सर्वाइवर ऑफ दिस। सो हुआ क्या कि मेरी पूरी फ्रेम शिफ्ट हो गई। फ्रेम शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ कि जो प्रोटीन बनना चाहिए वो बना ही नहीं। तो फ्रेम शिफ्ट एंड ओरिएंटेशन तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्लोनिंग के समय पे। आप इस चीज़ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि आपकी ओरिएंटेशन सही होनी चाहिए और फ्रेम की शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए इन द केस ऑफ प्रोटीन। और इफ यू हैव टू मेक सम प्रोटीन, प्रोमोटर क्लोन किया, प्रोमोटर के बाद गस है, समझो गस का ही फ्रेम बिगड़ गया तो गस नहीं बना, समझ रहे हो? तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है और आपको करना क्या है। In subsequent lecture I will discuss all those things in detail. So here I am just going through, you know, कि आपको समझ में आए। अगर आप you are a master student, so it's my privilege to make a thing understandable, you know। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप ये कहोगे यार क्या है बकवास, देखने का क्या मतलब है। तो मेरा मकसद यही है कि आप तक फ्लूइड फॉर्म में जो मुझे नॉलेज है वो मैं आप तक पहुंचाऊं, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। यही चीज़ को बार बार समझाया जा रहा है कि ये आपका वेक्टर था, वेक्टर में आपने इंसर्ट लिया, इंसर्ट को काटा, काटने के बाद आपने डाला, ये देखिए एमपी मार्कर है और आपका क्या हुआ, बन गया, ठीक है। और इसको कहते हैं, यहां से उठा के जो दूसरे प्लेट पे आप डालेंगे इसे कहते हैं रेप्लिका प्लेटिंग। और बैक्टीरिया को ग्रो करने का सुटेबल टेम्परेचर क्या है, 37 पर ओवर, ठीक है। कितनी सारी बातें क्लियर हुई। सो दिस इज कॉल्ड डीएनए क्लोनिंग एंड बैक लाइब्रेरीज कैसे बनाते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। सो F+, ये सब क्या है, थोड़ा सा इन सब चीज़ों को पढ़िए ताकि आपको बूस्टअप हो। तो बैक लाइब्रेरी और याक लाइब्रेरी हम तब बनाते हैं जब कोई क्रोमोसोम की स्टडी कर रहे होते हैं। एक्चुअली क्या होते हैं, ये सारे जो अभी आपको वेक्टर दिखाए छोटे छोटे, मतलब छोटे स्मॉल साइज, अगर कोई चीज़ को क्लोन करना हो तो हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल वेक्टर्स, हम क्लोनिंग वेक्टर्स भी दो तरह के होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर। जब हम बताएंगे वेक्टर्स तो उसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड क्लोनिंग वेक्टर एंड व्हाट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन वेक्टर। अभी तक जो भी वेक्टर देखो उसमें आपने प्रमोटर रीजन नहीं देखा, जहाँ एक्सप्रेशन वेक्टर आप दिखाएंगे उसमें आपको प्रमोटर दिखाई देगा। जब हम डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो आपको अच्छे से दिखाएंगे। और इवन आई विल शो यू सम, यू नो, perfectly used in our laboratory what we are using, and I will tell you whole story, okay। अब है subtle vector। Subtle vector means you are placing two different, है ना। Subtle vector are the plasmid that can propagate into the two different organisms, that is called the subtle vector, है ना। Subtle vector are the plasmid, अक्सर आप देखेंगे मास्टर्स के एग्जाम में इसको पूछा जाता है ना। तो subtle vector are the plasmid capable of propagating, है ना, and transferring gene between the two different organisms, है ना, one which typically from the prokaryote and another from the eukaryote। Subtle vector must have unique origin of replication for each of the cell type as well as different marker for the selection for transformation into the host cell harboring the vectors। Subtle vectors have advantage that the eukaryotic gene can be cloned into the bacterial host, yet to be expressed this gene can be analyzed and propagate into the eukaryotic background। अब हमारी बात समझो, क्लोनिंग का पूरा खेल कहाँ है, आप कहीं ना कहीं उसको यूकैरियोटिक सेल्स में लेके जाएंगे। यानी अगर आप प्लांट वेस्ट रिसर्च कर रहे हो तो प्लांट में डालोगे, अगर एनिमल वेस्ट रिसर्च कर रहे हो तो एनिमल में डालोगे। लेकिन बेटा व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्लेइंग विद बैक्टीरिया, दीज आर नॉट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दीज आर प्रोकैरियोटिक्स। सो ए वेक्टर्स को प्रोपगेट होने के लिए दूसरे वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स आपको यूज करना पड़ेगा जिसमें प्लांट के या एनिमल के सोर्सेस हों, ताकि उनके ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए सटल वेक्टर की पहचान क्या है, ये देखिए पॉलीक्लोनिंग साइट है, ये है बैक्टीरियल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ये है ईस्ट ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब जो आपका वेक्टर है वो बैक्टीरिया में भी प्रोपगेट करेगा और ईस्ट में भी क्या करेगा, वो प्रोपगेट करेगा। तो इस तरह के जो वेक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सटल वेक्टर, ठीक है। तो बैक्टीरिया में प्रोपगेट करेगा और उसमें भी प्रोपगेट करेगा।
जाएगा। समझ में आया सटल वेक्टर के बाद कोई दिक्कत? व्हाट इज डीएनए लाइब्रेरी? So DNA library I will discuss it in different class. Thank you so much for showing your patience. So this is all about the DNA segment and artificial or chimeric DNA sequence. So thank you so much for watching this. See you soon in the next.